डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सैन, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, प्रोफेसर डॉक्टर रावत, डॉक्टर उनियाल और हमारे डॉक्टर मौर्य जी। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में ज़रा बताना क्यों ये प्रोग्राम विज्ञान केंद्रों के द्वारा किया जाता है। 1912 की बात है, तो उस समय हमारे इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे सैम पित्रोदा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, बट वो अपने आप में एक बहुत अच्छे इनोवेटर हैं। उनके अपने 68 पेटेंट्स हैं खुद अपने नाम से। और मुझे उनके घर पर शिकागो में जाने का एक बार मौका मिला था। तो उनकी इनोवेशन की अगर आपने देखनी है, उनका बेसमेंट जाना चाहिए। होते ना 360 डिग्री जीनियस जब होते हैं तो उनको कई चीज़ों में इंटरेस्ट होता था। उनकी पेंटिंग्स मैंने देखी थी, उनके द्वारा की गई पेंटिंग। तो वो ऐसे वो फिजिसिस्ट हैं, हम जानते होंगे। और तो तब बात हो रही थी कि हम क्या कर सकते हैं भारतवर्ष में इनोवेशन के बारे में। तो मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया था कि हमें बच्चों में पहले जागरूकता पैदा करनी है इनोवेशन के बारे में। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे विज्ञान केंद्र हैं, इनमें हम एक कक्ष खोल सकते हैं इनोवेशन के ऊपर। तो उन्होंने एकदम एग्री कर दिया और भारत सरकार की तरफ से 99 करोड़ रुपीज़ उस समय सैंक्शन हुए थे। और हम अभी देश में जितने भी विज्ञान केंद्र हैं, सब जगह एक इनोवेशन हब है, जहाँ पर बच्चों को इनोवेशन के प्रति हम प्रेरित करते हैं कि आएँ और काम करें। उनके कुछ आइडियाज़ हैं, एक आइडिया बॉक्स है हमारे यहाँ, जिसका कोई आइडिया होता है उसमें डाल देते हैं। तो उसको कभी कभी खोल के हम देखते हैं कि कोई अच्छा आइडिया होता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं कि वो आइडिया को टेकअप करें। और आपको ये बताकर हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एक बच्चे को पेटेंट मिला है यहाँ से। बड़ा अच्छा सा आइडिया था कि जब आप पेट्रोल खरीदने ड्राइवर को भेज देते हैं, आपको ये मालूम नहीं रहता कि गाड़ी में रियली कितना पेट्रोल गया, ड्राइवर ने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी। तो उन्होंने फ्यूल टैंक में एक डिवाइस लगाई, जो जितना भी पेट्रोल जाता है उसका मेजरमेंट आपको अपने ऐप द्वारा घर में पता चल सकता है। तो ये देखिए आइडिया ऐसा बड़ा अच्छा था, क्योंकि सरकारी संस्थानों में विशेषकर ड्राइवर लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं, ये मानी हुई बात है। तो ये जब बात हुई तो उन्होंने ये पेटेंट किया। और अभी शायद वो इनोवेटर ऑफ द बेस्ट 10 को शायद एक पूना से एक अवार्ड मिलता है 25 लाख रुपए का, जिससे वो आइडिया को आगे को ले सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। शायद वो बच्चे को मिला हुआ है, तो गुवाहाटी में उन्होंने अभी अपना ऑफिस खोल लिया। तो ये छोटे छोटे पेटेंट बच्चों द्वारा किए जा हमें आइडिया दे। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, उससे कई साल मैं जुड़ा रहा। और मैं वहाँ जज बन के भी गया था यूनाइटेड स्टेट में एक दो बार। तो मैंने देखा हूँ करीब 950 और 1000 बच्चों के आइडिया जो 17 साल से छोटे हैं वो प्रदर्शित होते हैं वहाँ। और उनको नोबेल लॉरेट आके जजिंग भी करते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा 15 से 20 पेटेंट्स हर साल बच्चों को मिलते हैं। ये देखिए बच्चों में ये प्रतिभा होती है, लेकिन हम उनका करेक्ट एक वातावरण देने के लिए ये कोशिश हमारी रही है कि हम बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था करें। और ये जो इनोवेशन फेस्टिवल है, सारे ये जो इनोवेशन हब हैं इंडिया में, वो इनोवेशन हब द्वारा इनोवेशन फेस्टिवल किए जाते हैं, जहाँ हम इनोवेटर को बुलाते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करवाते हैं, ताकि उनके भी कुछ आइडियाज़ बने और वो भी अपने आइडिया को आगे को ले जाएं। और अपने नाम से स्टार्टअप भी हो सकता है और पेटेंट भी हो सकता है। तो ये था ये इनोवेशन हब का मकसद, कि आप लोग विशेषकर बच्चों में इनोवेशन के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनको इनोवेशन के आगे प्रेरित करना। तो ये हमारा इसका लक्ष्य है। तो हमने कई कार्यक्रम इसमें रखे हैं। इनोवेटर्स जिन्होंने अपने स्टार्टअप किए हैं उत्तराखंड में, वो बात करेंगे, आप लोगों से डिस्कशन करेंगे और आपको रास्ते बताएंगे कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं और कैसे आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। कोई भी इनोवेशन स्टार्ट होता है समस्या से। तो हमने कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेस्ट भी बच्चों के लिए रखे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे और उसमें ये देखा जो प्रॉब्लम आपके आएगी। अभी तो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आपके मन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके आसपास
का कीन ऑब्जर्वेशन से आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। उन प्रॉब्लम को मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, एक डायरी अपने आप रखो, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, आइडिया आए, अपनी डायरी में लिख लो, ताकि आप कभी भी उस डायरी को खोलो और तो उसको देख के फिर आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ आके बात कर सकते हैं। तो हम लोग सपोर्ट करते हैं ये प्रोग्राम। तो हम चाहते हैं कि एक मूवमेंट, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो उत्तराखंड में, ताकि हमारा भारत या उत्तराखंड एक विकसित राज्य बने या हमारा देश विकसित बने। तो इस बार की जो थीम है, तो लोकली हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे गाँव में है, प्रदेश में है, शहरों में है, जिनके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन तो हम लोगों को ही ढूंढना। तो वही मुझे याद है, मैं जब बॉम्बे में था तो म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास हम कुछ काम के लिए गए थे। तो हमको एक बड़ा कटाक्ष उन्होंने कहा था, आप साइंटिस्ट लोग बहुत कहते हैं, खोज करते हैं, तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ 1 लाख टन गार्बेज पैदा होता है, उसका प्रोसेसिंग के लिए सोल्यूशन बताइए। तो चैलेंज उन्हें वैज्ञानिकों को दिया था। तो हम फिर उसके बाद नीरी एक संस्था है CSIR के, आप जानते हो, नागपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो उनको ये समस्या हमने दी, क्योंकि वो इसी पर काम करते हैं, तो शायद कुछ सोल्यूशन उसके बाद निकला होगा, ये मेरी आशा है। तो ऐसे ही समस्याएं आपको भी कभी मिल सकती है, तो उसका आपको समाधान करना है। तो मैं विशेषकर बच्चों को, जो यहाँ हैं, आज कई बच्चे आ नहीं पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं चाहूँगा कि आप मैसेंजर बनो और ले जाओ ये इसको, कि समस्याओं का अपने कॉलेजों में करो डिस्कशन, वर्कशॉप करिए, समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग का समस्या लिखिए, क्या प्रॉब्लम्स है, आइडिया बॉक्स रखिए इस कॉलेजों में, जो भी आइडिया किसी को आता है या प्रॉब्लम आती है उसमें डाल देने। तो कई ये नए इनिशिएटिव आप लोग ले सकते हैं, तो इसके द्वारा हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, विशेषकर जितने इनोवेटर, उनको स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने नया सोचा, कुछ नई चीज़ें बनाई और हमारे लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने शायद ग्राफिक रेखा एक आइडिया मैंने देखा था कि आपके फ़ोन में ECG आप ले सकते हैं, ऐप बनाया था उन्होंने एक, और प्रोब लगाए, फ़ोन आपका उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये स्टूडेंट से हुए, आप लोगों से ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको बड़े ही लोग करते हैं, लेकिन बच्चे भी इनोवेट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस केंद्र का भरपूर उपयोग करेंगे, इसकी जितनी भी सुविधाएं उनका आप आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। और हमारे विशेषकर हमारे उत्तराखंड में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का ऑफिस है, डॉक्टर मौर्य उसको हेड कर रहे हैं बसंत विहार में, और आप लोगों के कई आइडिया ऐसे हो सकते हैं, वो प्रमोट करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प भी देते हैं, इस पर फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, और आपको आइडिया को आगे भी ले जाते हैं। आप जानते हैं शायद हमारे देश में एक ग्रास रूट इनोवेशन का हर साल फेस्टिवल होता है। ग्रास रूट मीन जो ऑर्डिनरी गांव के लोग करते हैं इनोवेशन, सिंपल इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इनोवेशन का हमारे, और शायद उनका ऐप है, सॉरी वेबसाइट है, आप अगर आप देखेंगे सारे ऐसे इवन आइडियाज़ भी आप पेटेंट कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि खाली प्रोडक्ट ही होता है, प्रोसेस भी होती है इनोवेट, आइडिया भी इनोवेट हो जाते हैं, आई मीन पेटेंट हो जाते हैं। तो यही फ़ायदा लीजिए। 2 इंस्टीट्यूशन है यहाँ, RSC है और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का ऑफिस है, उसका फ़ायदा उठाइए। तो यही मैं कहूँगा। और यह कार्यक्रम में आज हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं जो आपसे बात करेंगे, और मैं विशेषकर आप लोगों को, स्पेशली जो कॉलेज से आए हैं, डॉल्फिन से और अदर से, आप जाके अपने बच्चों को कल आके देखें इनोवेशन के लोगों ने क्या किया। आउटसाइड एग्जीबिशन भी लगी हुई है इसमें, और हमारे यहाँ डिस्कशन भी होने वाले हैं। सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फेस्टिवल। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि आइडिया, एक प्रॉब्लम के लिए आइडिया इन्वेंट किया जाता है, इन्वेंट से फिर आप आगे पेटेंट करके उसको आइडिया को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनोवेशन फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए है जो आइडिया आगे अपने आप कुछ लेके जाना चाहते हैं। इसमें आपके बहुत सारे सेशंस भी होंगे, जिसमें आपका पेटेंट रिलेटेड सेशन भी होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप कैसे अपने आइडियाज़ को पेटेंट करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन होगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नासी प्लेनरी लेक्चर के लिए प्रोफेसर SP सिंह सर को इनवाइट करूंगा, फॉर्मर वाइस चांसलर गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो सिंह सर प्लीज।
हाँ ये सर दिस नेक्स्ट एंड देन ये जो है आगे पीछे कर दें। आगे यूकॉस्ट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर दुर्गेश पंत, डॉक्टर नियाल, इस डायस पर बैठे हुए विशिष्ट व्यक्तियों डॉक्टर गोपाल रावत, हरियांचल जी, जो मैं अभी रास्ते में नियाल साहब से बात कर रहा था कि ओवर द इयर्स UCOST has become a kind of a symbol of science in this state. और मैंने 8-10 साल पहले भी शायद कभी कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को जितना रोल प्ले करना चाहिए था शायद नहीं कर रही हैं। UCOST हमारे ज़माने में नहीं होता था, बट यूनिवर्सिटी यूज्ड टू प्ले रोल। और आज जब इतना बड़ा इंतज़ाम स्टेट ने कर रखा है, and you have some of the most energetic and enthusiastic persons like Dr. Pant, Dr. Nyal. So मैं सोचता हूँ कि इस स्टेज के थ्रू मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कैसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, जो UCOST कैसे स्ट्रेंथन हो सकता है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इट्स नॉट गुड फॉर एनी स्टेट, आई थिंक, कि आप अकेले कितना करेंगे, किस हद तक करेंगे। So we need to really, they should become a proactive organizations rather than say simply passive. जब बुलाएं आप तो आ जाओ, ये कोई बात नहीं हुई। आप शामिल हो, जोश दिखाओ, इंटरेस्ट दिखाओ, इसकी ज़रूरत है। एंड गवर्नमेंट भी अगर सोचती है कि अगर शुड हैव सम प्लान कि जो यूनिवर्सिटीज़ आज बच्चे जो है, मुझे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे दिखाई नहीं पड़े, छोटे बच्चे दिखाई पड़े, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स नहीं दिखे, पहले भी नहीं दिखाई पड़ते थे। कुछ सीधे सीधे बात करने की मेरी आदत है। सो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली कि क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो रहा है। आफ्टर ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस द प्लेटफॉर्म विच गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट। और मुझे यहाँ पर आने में खुशी इसलिए भी है कि मैं उनियाल साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, पर उससे बहुत पहले से जानता हूँ यहाँ के डीजी दुर्गेश पंत जी को, जो मैं बहुत सीनियर था, मुझसे उम्र में छोटे थे, बट वी हैड अ वेरी गुड टाइम। मैं कहता मेरे हेड डेज थे जब ये हम सब लोग वहाँ पर एक साथ कुमार यूनिवर्सिटी में काम करते थे। सो इट्स रियली फॉर मी इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। और आप ये इसका मतलब नहीं कि हमें बड़े बच्चे चाहिए, छोटे बच्चे अगर मिल जाएं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पहले से एक डिजर्टेशन एमएससी लेवल पर चलाते थे हम लोग, थोड़ा रिसर्च का कंटेंट रखते थे उसमें। और मैं उनियाल साहब से कहता था, कुछ पेपर्स भी हमने पब्लिश उसके थ्रू किए थे। आइसर आजकल बीएससी के बच्चों को भी कहता है कि आप पीएचडी के बच्चों के साथ बैठ जाओ। सो दैट काइंड ऑफ मतलब जो एंगल है कि आप सब लोग शामिल हो, सब लोग समझें। अभी आप बता रहे थे रतला साहब की आप रिसर्च कि आप क्यों नहीं अच्छा कर सकते इनोवेशन में। तो इन ए वे इनोवेशन जो तीन चीज़ों का बना हुआ, आप अच्छा कर सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव एजुकेशन। आप पढ़ोगे, खूब पढ़ो, तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर वो हो सके इवन देन यू कैन आपके दिमाग में बहुत अच्छी बात आ जाए और आप एक्सेल कर जाएं, पर नॉर्मली यू शुड हैव अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अच्छा खासा पढ़ा होना चाहिए। तो एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एक ट्रायंगल है। कोई एक इनोवेशन बिना उन दो के नहीं हो सकता, आसानी से नॉर्मली नहीं होगा। होने को तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ओकेजनली, बट एज ए सिस्टम तभी होगा जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे। रिसर्च का एक मतलब होता है, इनोवेशन का एक मतलब होता है, जो मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बड़ा साफ बता रहा हूँ, मैं एक नॉविस हूँ
जिसने थोड़ी कोशिश मैं रिसर्च ही करता रहा, जिसने थोड़ी कोशिश की कि इनोवेशन से मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, हाउ टू रियली गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. सो द आइडिया इज दैट कि आप जो कुछ इसका एक और रूप है बहुत सिंपल. आप जो है रिसर्च के पैसे लाओ, रिसर्च करो, नॉलेज डेवलप हो, एंड दैट शुड बी कन्वर्टेड टू इनोवेशन एंड देन मनी. थोड़ा मनी लगाओ जिससे रिसर्च हो, वो नॉलेज जो हो उसको अगर आप कन्वर्ट कर सको इसमें कोई यूजफुल चीज़ों में, कोई चीज़ बना सको उसको. तो एडिसन का एग्जांपल बहुत कॉमन था. रिसर्च थी, एडिसन ने उन सबको बहुत सी चीज़ों बल्ब में बदल दिया, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदल दिया, एंड सो ऑन. सो द आइडिया इज दैट कि आप इन सब का एक साथ होना ज़रूरी है. वी शुड हैव रिसर्च, एजुकेशन, बोथ, टू हैव गुड इनोवेशंस. इनोवेशन एक तरह से आप अगर बहुत नंगे ढंग से कहें तो रुपये कमाने का बहुत अच्छा साधन हो सकता है. You can huge amount of money which you can't imagine. You can earn if you are innovative. इसीलिए इस देश को चिंता है कि अगर हम लोग इसमें बहुत आगे नहीं बढ़े. हमारा जो हिस्ट्री है, ये जो आइकन्स हैं, आप रमन साहब, रामानुजन, वो साइंस जिन्होंने स्टार्ट की देश में और इस्टेब्लिश की, वो लोग तब थे जब इंडस्ट्री नहीं थी. तो हमारे ये जो गैप बहुत बड़ा रहा है, से मिसमैच, हम इंडस्ट्री के साथ काम करने में हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते रहे. आज भी हमारे एकेडमिक टेस्ट इसी तरह से बना हुआ है. तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का और सबका गवर्नमेंट एंड दुर्गेश पंत जी, ये सब लोगों का जोश है इस बात का कि कैसे ये जो पहले गलतियां हो रही थी उसको हम ठीक कर लें, हाउ टू एड्रेस दोज थिंग्स. तो आइडिया इज दैट कि आप इनोवेशन साथ साथ चल सकता है, बिना उसके नहीं होगा. मैं 3-4 एग्जाम्पल्स लाना चाहूँगा. बच्चों बहुत सुना है, सबका नाम सब लोग जानते हो इस आदमी को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये जानते हो कि पेंसिलिन का डिस्कवरी हुई. तो एक सिंपल रिसर्च थी, ही हैपन टू सी इट. ये एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया का देखा, स्पेस गायब था, बैक्टीरिया मरे हुए थे, दे वर डाइंग. कुछ रह गया था, वो मशरूम था. So he had a good mind. He was doing research. इंग्लैंड के इसमें मेडिकल कॉलेज जैसे फैसिलिटीज़ में कुछ काम कर रहे थे, बैक्टीरियोलॉजी के आदमी थे. तो काम तो कर रहे थे, पर वो ही हैपन टू सी इट वाज एक्सीडेंटल रिसर्च. और वो ज़माना था 1918 ये करीब 50s, समथिंग लाइक दैट, और 19 समथिंग आ चुका था. सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया. ही हैड नो फ्लेयर फॉर एडवर्टीजमेंट. मेरे जैसा शायद बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहते रहे होंगे, तो बहुत चुपचाप रहते थे. तो बात दब गई. 2 लोग जो थे, फ्लोरी एंड चेन, दे हैपन टू सी दैट पेपर. और जब 10 साल बाद डिस्कवरी हुई, जब उसके 10 साल बाद उनको जब पता चला कि ये पेपर तो ऐसा कुछ रिसर्च हुई थी, कोई ऐसी पेंसिलिन ऐसी कोई चीज़ है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है. उन्होंने केयर भी नहीं की फ्लेमिंग से मिलने की, उन्होंने शायद ही माइट हैव पास्ड अवे. एंड देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि इसको कैसे हम इनोवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो भी कुछ नहीं हुआ, इंग्लैंड कैपेबल नहीं था. सो दे वेंट टू अमेरिका, और वहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी अमेरिका की, उन्होंने सपोर्ट किया. और द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी आई वुड से, जिसने आदमी को की लॉन्गेविटी बढ़ाई, शायद यही थी. इट लेड टू से कितनी चीज़ें आगे बाद में बढ़ी. सो बट इट टुक अबाउट 15 ईयर्स. जब रिसर्च हो गई थी, जब पब्लिश हो गया था, फिर कोई आदमी और पकड़ा उंगली, और फिर वो कहीं और गया पैसे. बहुत लोग इसको रिकॉग्नाइज, इनोवेशन को नहीं कर रहे थे. इनोवेशन की कोई खास समझ नहीं थी लोगों में. So this was converted to innovation, and it took about 15-16 years. Then Fleming had no flair, nothing happened for 10 years. Then how Florey and Chain ये लोग गए अमेरिका, और उसका केमिकल फर्टिलाइजर, उसको जो केमिकली इसके स्ट्रक्चर को देखा गया, एंड दे कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक पेंसिलिन. फिर मास स्केल पर आप कितने लोग, दिक्कत आ रही थी अगर आप पेंसिलियम से कितना निकालेंगे एंटीबायोटिक.
सो दैट कि एक आदमी बचाया जा सके। बहुत बड़ा उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत थी। जब सिंथेटिक हो गया तो फिर तो स्केल अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ से एंटीबायोटिक्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। एंड आई स्टिल अगेन आई रिपीट, दिस शुड बी कॉल्ड द जो ह्यूमन लॉन्गेविटी का या ह्यूमन सर्वाइवल इस स्पीसीज को बचाने का सबसे बड़े डिस्कवरीज में ये भी आना चाहिए। इसके बाद जो है इसका उल्टा क्या हुआ, कोविड आया। साइंस जानी जाती थी इसकी कि कैसे जो है आप वैक्सीनेशन हो सकता है। पर्टिकुलर साइंस नहीं जानी जाती थी कोविड की। दुनिया के हेड्स इकट्ठा हो गए, सबने मिल के इस रिसर्च को इसको कन्वर्ट कर दिया इवन 6-7-8 महीने के अंदर एक प्रोडक्ट में। और फिर क्या हुआ, हम सब लोग बच सके और आज थोड़ा थोड़ा मास्क पहन रहे हैं, पर वी फील सेफ। सो दिस इज द कंट्रास्ट कि इट टुक 20 years, about 15 years to really convert into innovation। और इस केस में क्या हुआ कि हम सब लोग जागृत थे, सब जानते थे, चिंताएं बहुत थी। दुनिया के कई स्टेट्स में सबको पैसे की कोई कमी थी, कॉर्पोरेट सेक्टर भी इकट्ठा हो गया, एंड वी कुड डेवलप into some of the fastest innovations ever done, and this again played a role in saving this species, and हम फिर से रिकवर कर सके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। एक और किस्सा है, अल्फ्रेड नोबेल जानते हो, जिसके नाम से नोबेल प्राइज थी, काफी पैसा कमाया। यहाँ एक मजेदार बात थी, यहाँ रिसर्च हो रही थी, इनोवेशन हो रहा था, फैक्ट्री में साथ साथ लग रही थी। ही वॉज वेरी एक्सेप्शनल पर्सन दैट्स वाई। वो रिसर्च खुद कर रहे थे और रिसर्च करके उसको कन्वर्ट कर रहे थे प्रोडक्ट में, और फैक्ट्री भी अपनी लगाते थे। तो नोबेल वॉज अ वेरी एक्सेप्शन दैट वे। वो जो था क्या कि डायनामाइट जो था या आपका एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करना आसान काम नहीं था। इनके पिताजी के 1-2 मकान गिर गए थे, क्योंकि लोग इनके फादर भी रिसर्च करते थे इस तरह का, और कंट्रोल नहीं कर पाते थे तो ब्लास्ट कर जाता था। और सो द आइडिया इज दैट कि आप एक्सप्लोजिव तो बना लोगे, पर कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, कंट्रोल कर टेम कैसे करोगे, जब चाहो तब यूज़ करो, जब चाहो वैसे बचा सेफ रहे। सो he excelled in that. He developed, his research was on detonators, और इवन एटम बॉम्ब में वही प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है आज भी। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज। और कहते हैं कि उन्होंने दोनों एनिमीज, दो देश अगर लड़ रहे हैं, 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, तो उनको दोनों को अपने एक्सप्लोजिव बेचे और पैसे कमाए। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वाज अ लोनर पर्सन। जस्ट इमेजिन 1895 के आसपास, 1895 के आसपास 15 कंट्रीज में आदमी फैक्ट्री चलाता था अकेले। मेथड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उन्होंने रिसर्च की, कन्वर्ट किया, और वो फैक्ट्री से चलते सबको क्या करते थे कि आप अपना करो, मुझे मेरा शेयर यह होगा। रेजर शार्प ब्रेन एज फॉर बिजनेस वाज कंसर्न। आप जो है, मैं आपसे देन अदरवाइज आई एम नो टाइम फॉर यू। आप पैसे लो, अपना ये करो, ये फैक्ट्री बनती है, पैसा मेरा दे दिया करो, डोंट टॉक टू मी। देन ही यूज्ड टू से टेक हिज टाइम फॉर, शेक्सपियर पढ़ते थे या अच्छी रिसर्च करते थे, अकेले रहते थे, शादी नहीं की थी। तो नोबेल को जानते हो, नोबेल प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस बना। बच्चों जानते हो इस बात को? हर देश कहता है मेरा वाला, ये आदमी मेरे देश का है, अगर नोबेल प्राइज मिल जाए उसको तो। आइंस्टीन 6-7 कंट्रीज से कनेक्टेड थे। तो हुआ क्या कि जब ये उनको, इनके भाई भी इस बिजनेस में थे, तो किसी को लगा कि ये मर गए हैं, मरे उनके भाई थे। तो ऑबिचुरी कहा जाता है कि जो ऑबिचुरी लिखी जाती थी, काफ़ी निगेटिव था कि इस आदमी ने क्राइम करके पैसा कमाया, इस आदमी ने 2 देशों और 2 लोगों को झगड़ा करा के पैसे कमाए। वो थोड़ा शायद कहते हैं असर पड़ा उनके दिमाग पर। वो लोग सोचते थे ये मर चुके हैं, ये पढ़ते थे, पर ये जिंदा थे। देन पीपल से दैट इट रियली अफेक्टेड, वी डोंट नो। और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा पैसा डिवोट किया कि हम साइंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए, पीस देर में आया थोड़ा सा,
ये सब इन सब के लिए हम पैसा देंगे और जो बेस्ट रिसर्चर्स होगा उसको, जैसे इमेजिन, जैसे एक छोटी सी स्वीडिश जो वो थी एकेडमी जो जिसमें कोई कैपेसिटी नहीं थी, उसको पैसा दिया गया और नोबेल प्राइज शुरू हो गया। हुआ क्या कि नोबेल प्राइज शुरू में धीरे धीरे ऐसे इट वाज नॉट वेरी वेल मैनेज्ड। बाद में जब आइंस्टीन को प्राइज मिला तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। आई से दैट आज भी जो लोग नोबेल प्राइज मिलती है वो सोचते हैं कि ये ग्लिटर आइंस्टीन के साथ मैं भी शायद खड़ा हो सका हूँ। आइंस्टीन वॉज ए ह्यूज मैन। आई से इस प्लांट का ये कहते हैं कि वो रिसर्च अधिकतर रिसर्च कोई न कोई करता, पर आइंस्टीन की जो रिसर्च जो किया था वो और कोई शायद नहीं कर पाता। इस तरह की बातें कही जाती हैं। सो द पॉइंट वाज दैट कि इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रूप ये था, इन सेम इंडिविजुअल डूइंग ऑल द थ्री थिंग्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसिंग। तो अब एक बात आ रही थी, आप जानते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन। आजकल जो पिछले हमें भूख की बात खत्म हो गई। मैंने कहा था एंटीबायोटिक्स ने आदमी को जिंदा रखा, फिर भूख की बात आई 60s में। मुझे याद है कि 65 के आसपास PL40 का ग्रेन आता है और लोग वेट करते थे, इस तरह की कंडीशंस थी। पर इन ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हुआ, बट द कॉस्ट बिकेम वेरी हैवी। बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, एग्रीकल्चर, पानी बहुत यूज होता है, टॉक्सिक। जो क्लाइमेट चेंज है वो भी आज उसका ही प्रोडक्ट है कुछ हद तक, हमारे जो एग्रीकल्चर है। सो एग्रीकल्चर बिकेम ए नोटोरियस थिंग। मतलब फूड प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, सिक्योरिटी मिली, बट द कॉस्ट वॉज एनवायरमेंटल कॉस्ट बिकेम वेरी हैवी। अब सवाल आ रहा है कि क्या कोई तरीका है, कोई इनोवेशन कोई पॉसिबल है। आजकल बात चली कि 40 लैब दुनिया में काम कर रही है, वो है पेरिनियल क्रॉप्स। ये जो आपकी क्रॉप्स हैं, गेहूं, चावल, ये सब ये एनुअल्स हैं। हर साल आप बोते हैं, हर साल फर्टिलाइजर डालते हैं, हर साल आप उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू आपने बहुत सारे ईल्ड बढ़ा लिए। तो पेरिनियल क्रॉप्स क्या कर सकता है कि क्या गेहूं कई साल वाला हो सकता है, तो आपको प्लॉइंग नहीं करनी पड़ेगी हर साल। जो अगर आप देखें तो इंडिया में 2 बार प्लॉइंग होती है और दोनों बार बहुत डस्ट फॉर्मेशन होता है। इंडिया के पॉल्यूशन में सब लोग बहुत सी बातें करते हैं, पर डस्ट को नहीं कहते। डस्ट हमारे इसलिए होता है, ये देश ऐसा है जहां 2 बार प्लॉइंग होती है। अमेरिका में टेम्परेचर लो, सो दे हैव ओनली वन, पर इस देश में हद 2, एंड देन द अमाउंट ऑफ डस्ट इट क्रिएट्स एंड सो अदर पॉल्यूटेंट्स इट क्रिएट्स इज ह्यूज। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि आप इसमें प्लॉइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और फायदा है कि प्लांट्स, कुछ प्लांट जो पेरिनियल्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लौटा लेते हैं बिफोर, जब वो जब लीव सेंस करती है उसको रीयूज कर लेते हैं अगले साल। सो नाइट्रोजन का या न्यूट्रिएंट्स का इनपुट कम होगा, उतना नहीं जरूरत होगी जितना एनुअल्स में पड़ती है। जब हमेशा कवर रहेगा तो इरोजन कम होगा। डस्ट फॉर्मेशन की बात मैंने पहले कही थी। अब सवाल एक ही आ रहा है कि यील्ड उसके कंपेरेबल कैसे करें। मीन्स एनुअल जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, इनकी यील्ड उस हद तक नहीं है। तो क्या हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन एंड यील्ड। आजकल डोमेस्टिकेशन पर रिसर्च हो रही है, 40 डिफरेंट लेबोरेटरीज में इस समय काम चल रहा है। और जो फर्स्ट एक क्रॉप बन चुकी है, यील्ड बहुत अच्छी तो नहीं, बट वन गेहूँ की एक क्रॉप जो है ऑलरेडी एक स्पीसीज जो आप देखें कैनेडिया जो ट्रिटिकम की इंटरमीडियम है, ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है। सो दिस इज द फ्यूचर साइंस इनोवेशन। ये भी इनोवेशन का मामला, प्रिंसिपल्स से पता है, साइंस पता है, ब्रीडिंग के तरीके पता हैं, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है ये भी पता है। यू हैव टू रियली कन्वर्ट इनटू समथिंग वेरी यूजफुल। ये बात कुछ फॉडर ग्रासेस ऑलरेडी पेरेनियल हैं, लाइक अल्फा जो ऑलरेडी चल रही हैं, पर ग्रेन क्रॉप अभी ज़्यादा मार्केट में कॉमर्शियल स्केल पर सक्सेसफुल अभी कोई स्टोरी नहीं है। दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशंस एज फार एनवायरनमेंट इज कंसर्न। ये हमारे देश में शायद अभी कोई ग्रुप नहीं इकट्ठा हुआ है जो इस पर
हाथ लगा रहा हो, कोशिश करता हो। सो दिस कैन बी वन द फ्यूचर एरियाज। बहुत से और एक और बात आ रही है कि लोग खाने का तरीका बदल आ रही थी। आपको आपको समझना होगा लोग क्या चाहते हैं, क्या बदल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या होगा, बिहेवियर क्या होंगे। आज का बच्चा रोटी उस हद तक नहीं खाता जितना हम लोग खाते थे। So these things are going to be different. So we need to innovate accordingly. So we should have a lot of social knowledge as far as this kind of innovation is concerned. मैं उजाला साहब ने मेरी मदद की थी कि ये ग्रीन बोनस तो नहीं एग्जैक्टली, मैं इकोसिस्टम होता है जानते हैं हम। एबायोटिक कंपोनेंट से आपस में एक्सचेंज करते हैं, उससे कुछ फंक्शंस बनते हैं, उन फंक्शंस को हम आदमी के काम आते हैं। अगर उसको हम कमोडिटी में बदल सकें तो हम कहते हैं कि दिस कैन बी इनोवेशन। ऑलरेडी चल रहा है। मैंने कहा ना कि 12th फाइनेंस कमीशन ने जो हमने लिखा था, तोलिया साहब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको इंटरेस्ट था। एक गवर्नमेंट का एक आदमी जो बहुत कोशिश करता है उसका असर क्या होता है, तो ही मेड मी इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस थिंग। अगर तोलिया साहब नहीं होते मैं नहीं करता। तो हमने एक जल्दी में प्रिपेयर किया और 12th फाइनेंस कमीशन को इन प्रिंसिपल मान गया। पर वो जो पेमेंट होना चाहिए, जिस तरह से जिस अमाउंट में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बिकॉज वी कुड नॉट डेवलप, से आगे हम बात नहीं बढ़ा पाए। कोई दूसरा तोलिया साहब नहीं हुआ जो किसी एसपीसी को इंटरेस्टेड बना सके, ऐसा नहीं हुआ। और फिर बात वहीं रह गई, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पेमेंट एक तरीका निकाला गया कि अगर हम एक गांव का आदमी फॉरेस्ट बचाए, संभाले रखे, उससे बहुत सी सर्विसेज फ्लो करती हैं, उन सर्विसेज के लिए पैसे मिलने चाहिए। इसका ये आइडिया इज दिस, यू हैव टू शो दैट कि रियली, जैसे कार्बन, आप जानते हो कि जो एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज किस लिए हो रहा है, कुछ गैसेस हैं जिनका एक्यूमुलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ देम। एक उपाय है कि आपने फॉरेस्ट से कार्बन को बढ़ा लिया। हमने जो कंजर्वेशन के लिए जो गांव वालों ने, कम्युनिटी ने जो इंतजाम किए थे, उसमें स्टेप्स लिए, उसके पैसे मिले फॉर मेंटेनिंग ए स्टैंडिंग फॉरेस्ट। ये हम स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, इस हद तक पैसा नहीं दे पा रहे हैं जितना जो कि काम आ सके, कंजर्वेशन भी हो सके, उसकी इकॉनमी भी बदल सके। ऐसा नहीं हो पा रहा है। दुनिया में लाखों अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, बट वी स्टिल आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ये माइंडसेट का मामला है। हम किस हद तक एनवायरमेंटल सर्विसेज को वैल्यू देना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता नहीं, बच्चों जानते हो, एक कोस्टांजा ग्रुप था, कई लोग 13-14 साइंटिस्ट थे। उन्होंने कैलकुलेट किया था उस जमाने में कि जो जीडीपी था दुनिया का, उसका दूना इन सब की सर्विसेज रुपए में होती है, पर अगर आप एक सर्टेन ढर्रे से कैलकुलेट करें। पर हम सोशली ऐसा भी नहीं करा पाए हैं कि हम इनको इस हद तक पैसे मिल सकें कि लोग कंजर्व भी करें और पैसे कमा सकें। इस हद तक हम अभी नहीं कर पाए हैं। सो इट इज़ एन एरिया वेयर वी नीड टू रियली थिंक अबाउट दैट। एक और पैराडॉक्स है, आपने सुना ट्रेडिशनल नॉलेज, ये शब्द सुना है, इंडिजिनस नॉलेज। मतलब ये आइडिया इज दैट लोगों के पास भी नॉलेज होती है, जो ऑर्डिनरी लोग हैं। जूते का जो पॉलिश है, जो रिपेयर करता है, वो भी नॉलेज है। जो अचार घरों में बनता था, वो भी नॉलेज है। सिरका बनाते तो वो भी नॉलेज है। फाइबर से बहुत खूबसूरत सा कोई टोकरी जो बांस के, उससे वो भी नॉलेज है। फिर हम दूसरी तरफ से कहते हैं यू आर अनस्किल्ड, इनको स्किल की ट्रेनिंग दो। इट्स अ पैराडॉक्स। आप कह रहे हो नॉलेज है, इस नॉलेज को बचाओ, कल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी खोल देगी चाहे इंडिजियस नॉलेज को, पर आप ये कह रहे हैं ही इज अनस्किल्ड। इस गुत्थी को भी सॉल्व करने की जरूरत है। हम क्या कहना चाहते हैं? हम जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, मेरे गांव के पास जो अचार गांव में जो लेडी बनाती थी, अब नहीं बनाती।
अच्छा खासा अचार होता था जो मुझे हमारे घर में सब लोग ढूंढते हैं उस अचार को। सो हम उसको नॉलेज कहें कि नहीं कहें, पर आप तो कह रहे हो दे आर ये अनस्किल्ड लोग हैं, इनको सिखाओ। क्या चाहते हो आप? इट इज ए बिग पैराडॉक्स। ये कंट्रडिक्शंस क्यों है ऐसा? वी नीड टू थिंक, वी नीड टू रिजॉल्व। ये भी इनोवेशन के मामले हैं। कब तक कहते रहोगे बातें? एक मंत्री भाषण देता है, ट्रेडिशन नॉलेज, ये लोग गरीब आदमी जो भगवान है हमारे लिए, जब उसको वोट की जरूरत पड़ती है, पर उसके बाद जो है वो कहता है ये दे आर अनस्किल्ड पीपल, दे शुड बी ट्रेन। कुछ बीच की बात है। इट शुड आर्टिकुलेटेड प्रॉपरली एंड समथिंग रीजनेबली गुड शुड कम आउट। तो मैं बात करना चाहता था कि एक और बात लास्ट में है कि जो गरीब आदमी जो जानता है, जो काम करता है, उसके कारण इकोसिस्टम सर्विसेज फ्लो करती हैं। जैसे मैं आज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट कहते हैं, एक गरीब आदमी पॉन्ड से किस पॉन्ड से निकालता नोबडी नोज, और वो बाजार में लाता है। सो एक नेचुरल इकोसिस्टम पॉन्ड है, उसकी एक सर्विस है, उस सिंघाड़ा वो बाजार में आती इसलिए है कि वो एक गरीब आदमी है। हाउ टू सस्टेन देयर जॉब्स सो दैट उसके बच्चों को इस काम को इस लायक के हम बना सकते हैं, इतना पेमेंट हो सकता है कि वो भी कल सिंघाड़े निकाले। या रिपेयर, रिसाइकलिंग इज द ओनली थिंग, रिपेयर भी रोल प्ले हो सकता है। क्या पॉलिसीज चाहिए जिसके कारण रिपेयर बने, शूज रिपेयर करने को सपोर्ट मिले, या देयर कैन बी मेनी अदर थिंग्स। सो पॉलिसीज भी एक बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर इनोवेशन इज कंसर्न। तो इनोवेशन रोज के मामले हैं आपकी लाइफ के। आप जानते होंगे कि जब लेग स्पिन करते थे तो उन्होंने कहा बॉल टर्न करेगी, बाहर निकलेगी, बैट्समैन उसने कहा गुगली करो, मतलब अंदर जो बॉल आ जाए, देन यू से इट इज इनोवेशन। दैट इनोवेशन वाज डिस्कवर्ड। जब डॉन ब्रैडमैन, आई डोंट नो वेदर यू नो हिम और नॉट, इंग्लैंड को लगा कि बिना जब तक डॉन ब्रैडमैन का हैंडल नहीं कर सकते हम कभी मैच नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने बॉडी लाइन थ्योरी निकाली कि आप गलत था कि आप बॉडी को बॉल फेंकेंगे, वो अपनी बॉडी अगर, और लेग साइड में 7-8 फील्डर्स होंगे, जब वो अपने बॉडी बैट लगाएंगे तो लेग साइड में 7-8, कोई कैच तो कहीं उछलेगा ही, तो लोग जो है बैट्समैन अपने पीठ से रोकते थे बॉल को और पूरे पीठ लाल हो जाती है, सो ऑन। सो द आइडिया इज दैट इनोवेशन वो भी है, जैसे आपके टूथपेस्ट में आपने मुंह चौड़ा कर दिया, ज़्यादा टूथपेस्ट निकल गया, खर्चा, कंजम्पशन बढ़ गया, केस चल रहा, जानते हैं कि आप लोग कि ये बेईमानी है। तो इनोवेशन बेईमानी भी सिखा सकता है। इस इनोवेशन, मेरे फादर इन लॉ फिजिसिस्ट थे अच्छे खासे, तो वही कहते थे कि साइंस मैनिपुलेशन से भी सिखाती है, मैनिपुलेशन गंदे भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी नॉलेजेबल, यू हैव टू बी गुड पर्सन ऑल्सो, इट्स अ सोशल इशू ऑल्सो। मतलब आपने टूथपेस्ट का बढ़ा के, या अमेरिकन ने जो है कॉर्नफ्लेक रखा तो इतना बड़ा डिब्बा बनाया, इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक उतना ही होगा बट डिब्बा बहुत बड़ा होगा, यू गेट अट्रैक्टेड। ये भी इनोवेशन है, बट इट्स अ मैल इनोवेशन यू कैन से। सो विद दीज वर्ड्स आप बिल्कुल रोल प्ले कर सकते हो बच्चों, पर पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे मुझसे नॉलेज सीखो, चाहे इससे, चाहे जिससे बात करनी हो, बिना उस बहुत कुछ हद तक होगी रिसर्च उसके बाद भी, पर एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, और लास्ट में लोग पूजा इस देश में बहुत बातें करते हैं, मेरे ख्याल से साइंस की भी पूजा होनी चाहिए। जब तक वो दिल से नहीं होगा, हम ऐसी साइंस करेंगे जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ के लोग चाहे कितनी भी कोशिश आप करें वो आएंगे ही नहीं। सो वी नीड टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, एक माहौल पैदा करने की ज़रूरत भी है, जिसमें आपका आने से बहुत फ़र्क पड़ता है। डोंट यू नो, जब आप आते हो तो आगे आने वाली बातों के लिए कुछ होप पैदा होती है। सो इट्स आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना बड़ा अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, हर साल करते हैं, और मुझ जैसे व्यक्ति को मौका देते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चों, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर अभी सर यहाँ पर हैं, तो इसके सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर एक सेशन करेंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, सर ने बहुत अच्छा,
सोशल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम सर्विसेज, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, पैराडॉक्स और इनोवेशन का सही यूज, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो ये सर ने कहा है कि ये चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। जी सर। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर कलाचंद सेन जी को, जो कि डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ग्लेशियोलॉजी जियोलॉजी देहरादून के। और सर का काम जो है ग्लेशियर, ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर लेक्स, सेडिमेंट बेसिन्स पे, सिस्मोलॉजी पे, जियोथर्मल एनर्जीज पे रहा है। सर की पीएचडी CSR NGRI उस्मानी यूनिवर्सिटी से और पोस्ट डॉक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से हुई है। मैं और सर के मोर देन 400 पेपर्स पब्लिकेशन इस समय है पीयर रिव्यूड जर्नल में। मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा अब नासी प्लेनरी लेक्चर के लिए। सर थैंक यू। A very good noon to all the panelists, Professor Singh, Professor Otalaji, Professor Rawatji, Uniyalji, and all the distinguished scientists, professors, research scholars, as well as my dear students. First of all, I thank Professor Durgeshwanji for the invitation, as well as to deliver the NASI lectures. I have chosen some of the important issues since we are talking about the Innovation Festival. So what is the innovation? What is the science? What is the technology? If we do not understand the fundamental or basic concepts of all these, we will fail our duty. So for the benefit of the students, how we can engage them, how we can inculcate the concept of science and technology. Some of the bright examples are here. Professor Singh has pointed out Raman, in which condition he discovered the Raman effect. Based on that, Raman spectroscopy has been developed that are widely used for identification of molecules, for the detection of critical disease like cancer, by analyzing living tissues and cells. There are several other examples, whatever have been done by J.C. Bose, S.N. Bose, Prafulla Chandra Ray, Meghnad Saha. So you need to read their biography. Then definitely you will be motivated to pursue science. Definitely you will be encouraged to do something for the society, because as a scientist, as a technologist, if we really cannot understand the societal challenges, scientific issues, and provide some sort of measures or solution, our scientific job, research, is not complete. Anyway, with the passage of time, we need to understand what is the need of the hours, what are the requirements of present day. 4 important buzzwords you all have heard, that how we will be able to make economic stability, number 1. How we will be making a disaster resilient future or disaster risk reduction. How we will be able to make sustainable development. And 4th important, what we can do towards the green energy. So if today we can address these 4 issues, I think whatever is society is looking, whatever entire nation is asking from us, and we at the end talk about global peace and prosperity, that will happen. So how these 4 issues can be addressed? So we need to understand from the fundamental issues, fundamental causes, and then step by step you have to go ahead. These are all long-term process. It is nothing related to short-term. The short-term, what Professor Singh gave one example, green revolution, by utilization of the pesticides, etc., we grew our crops, but that in turn invoked some of the issues related to the climate change. So our solution, whenever we will address
to a particular challenge or issue should not be coping up, but it should sustain for a long term. Understanding a particular problem and giving a temporary solution is the coping up, without understanding what impact it may make to the society, what impact it make to the environment. So that impact assessment is very, very important whenever you do, and that's why that innovation comes into picture. You have to think in innovative way that to understand this problem, we are giving the solution, but does this solution invoke another problem after few decades? If you find the answer, then definitely you are giving the sustainable development solution. So that is the fundamental concept you need to understand. Now, since I am from Wadia Institute of Himalayan Geology, and I will talk some of the very, very important issues what everybody in this audience need to think critically. What are those things? I will touch upon that. If we look into Uttarakhand Himalaya, it has plethora of resources. If we talk about high altitude glaciers, snowfields, mighty rivers, they are lifeline for the irrigation, for the hydroelectric power generation, for the domestic usages, for the industrial usages, for drinking water. And if we look into the again Uttarakhand Himalaya from the geological perspective, I can tell there are plethora of precious minerals and ore bodies. There are springs. There are some sort of medicinal plants and herbs. There are scenic beauty for the tourist attraction. So all this can be, we can harness for the development of our Uttarakhand state, which is very young. Unfortunately, this is the state in the entire Himalaya which has been affected most by different kinds of disasters with variable intensities, either due to flash floods, due to glacial lakes outburst flood, due to glacier snow avalanches, due to earthquakes. So the fundamental cause of the earth processes, the natural processes, the cause of the environmental degradation due to the climate change, the cause, whatever landscape and geomorphological changes we have been observing, and whatever anthropogenic activities we have been doing, what impact it is making, if we can comprehend all these factors, environmental factor, climatic factor, geomorphology, landscape, natural process, then definitely that's why I say anything if you want to target, you need to understand the basics, fundamentals, what caused them. And if we can target at the root of that cause, your further activities, definitely you will be able to mitigate. Otherwise not. You will do something, again it will crop up. So that fundamental and basic education is very, very important, and the site-specific research, site-specific education is today the main target. When we know that Uttarakhand state has this much resources that can be utilized for the developmental activities, when we know that this state is being affected by different kinds of disasters, all these things should be inculcated into the young mind so that they will prepare how they will defeat the disasters whenever it will come, or how they will be able to know that particular disaster going to happen, how we can stop them. So the fundamental education to the school level for the site-specific issues is very, very important. Then only those students will come up with some innovative ideas by looking into. Innovation means already by this time you have understood that I talked about science, technology, innovation. But let us understand what is science. Science is, what is science? If everybody knows, fine, otherwise. Science is a methodical way of gaining knowledge or developing theories to explain whatever we are observing based on certain experiments, based on certain observations.
That is called the definition of the science. When the gained knowledge is translated into a product through some ways, the technology comes. The practical application of the gained knowledge is the technology, so that we can have some sort of product and process. But product and process for what? Product and process for several purposes that can ease lives of humans. If it goes in the wrong direction, that technology will be again not useful to the society, because in the first definition we have understood everything whatever we will do, that is for the peace and prosperity, not for the destruction. So our science and the technology that intertwined, unless we do our science, we will not be able to make advancement into technology, and unless we make an advancement into technology, we will not be able to make any socio-economic growth of any country. Each country has specific target. Each country can make the socio-economic cultural growth, provided based on scientific, based on technological way, in a systematic way, they make some sort of strategy. Now let us talk about Uttarakhand state. We are talking that we have plethora of resources. We have to make some sort of technological intervention so that we can meet the aspiration of the people living into the Himalayan state. One more thing I'd like to say, that we are talking about disasters. There is no place disaster free. Even if you stay into the plain, you will be affected by the floods and droughts. If you live into the coastal lines, tsunamis, there will be some sort of cyclones, there will be some sort of coastal erosions. If you look into the Himalaya, we know under the influence of the climate change, that glacial snow avalanches, flash floods, because of the excessive rainfall leading to that, because of the excessive snowfall leading to that. So we need to learn how to live with the disasters. We cannot avoid disasters, but we have to live with the disasters. Professor Singh also very rightly pointed out that our traditional knowledge is very, very useful. So we need to tune that traditional knowledge with the modern technology so that it will meet the requirement of the people living into the Himalayan state, as well as will be have the developmental activities. People living into the Himalayan state, Uttarakhand state, they need road, they need tunnel, they need some sort of ropeway, constructions of the railway, many sort of project, but not at the cost. That project we have to assess that if we do this project, whether it will have some impact to the society, whether it will have some impact to the environment. Just giving an example of the recently happened tunnel episode in Silkiara. In this context also we need to know the geoscience plays a very important role. Tunnel, which is nothing but an underground passageway, excavated through soils and rocks. So we need to know the property of the soil, strength of the soil, orientation of the tunnel, size of the tunnel, tunnel boring method or tunnel blasting and drilling method, which method, everything can be understood if we make some sort of survey based on geological, geomorphological, geophysical data. If we make the geological study, definitely it will show where is the presence of the faults, fractures and their orientation. If we make some geophysical study, that will give an implication where are the some sort of soft rock or weak rock at the subsurface, presence of underground water. When you go through that, there may be some sort of hazards. So all these things will come into picture. And if you make some sort of drilling and take the rock samples, analyze into the laboratory, that will give you implications on the permeability and the porosity that will help us again for the designing of the tunnel. So there are so many implications we can understand. Just I gave an example from the tunnel episodes. Now the challenges before us, what we like to address, that if we have resources and if we understand that we are going to have some sort of disasters, how will we be able to make that balance? For that, again, I like to place before you, definitely based on different kinds of geological, geophysical and remote sensing data, we need to identify the most potential zones of disasters. Entire Himalaya, entire Uttarakhand state
is not prone to disaster related to some sort of landslides or maybe some sort of avalanches. So we need to identify the most potential zone with a different kind of disaster, number one. If we can find out that most disaster prone zone, we have to mark that zone is most potential for the disasters. So we have to deploy some sort of web-based sensors so that we can monitor what exactly happening into this region. How will we be able to build that monitor, that web-based sensors? Again, it depends on what objectives you are going to address. Number two. Number three, definitely in the present era, we are going through the artificial intelligence and machine learning when we have to deal with the large volume of the data, when we have to deal that data in a continuous mode. Human analysts cannot do the job. We need to take help of the machine, and the machine learning is helping us, can help us if we can really understand all the processes, and if we connect all the data from the potential zone, definitely we will be able to forewarn that particular event before taking place. So once we get that information, definitely it will help us for mitigation. This is the third thing. Fourth important thing, that whatever knowledge we gain, that has to be percolated into entire fraternity, whether it is students, whether they are learning into this college, school, whether any administrator, whether any policy decision maker, whether he is any sort of intellectual persons, whether it is politicians, everybody should understand and then prepare a mountain specific building codes or some sort of strategy, so that that particular strategy we have to follow strictly, and if there is any breach of that particular strategy by constructing unauthorized civil work or anything else, there will be strict punishments. And then lastly, this is very, very important, the balance of understanding the exploitation of the resources for our socio-economic development, as well as to preserve or conserve the Himalayan ecosystem and Himalayan biodiversity. So we have been talking about climate change. So there is a tremendous scope for us to understand when we are talking about climate change, what are the indicators of the climate change? The indicators of the climate change we can see in Himalayan perspective again. The glaciers are melting, retreating, glaciers are thinning, glacial lakes are being formed, glacial lakes are being expanded, tree line, snow line is shifting upward. This is the Himalayan perspective. But if you look into the other perspective, you can see sea level is rising, sea surface temperature is increasing, and land surface temperature is increasing. So for this, everybody has attributed that it is the greenhouse gas responsible for the increase in the temperature, and that increase in temperature is the cause of the climate change. One more thing I should tell before you, climate change means a long-term change into the weather and temperature. So that particular, it is not for a short period of time we should look into. We have to look into the longer period of time to understand the climate change and its impact. So now we are looking into all this and seeing that it is making impact to the water scarcity, diversity, to the or disruption to the water, energy, food, health security, as well as to the ecosystem, biodiversity, land degradation leading to different kinds of hazards. So all these things are happening because of this. So again, we need to know how we can contribute so that we can mitigate to the climate change. That means the temperature rise. So what are the way forward? We will not allow to increase the temperature. So as the UN Convention, everybody knows, 197 countries, they have taken oath and concentrated two initiatives. By 2050, there will be carbon neutrality, and 2070 net zero carbon. So how we can do that? And everybody knows that energy is the prime driver for any country's socio-economic growth, and the main contribution of the energy requirement of the global is made by fossil fuels, mainly coal,
oil, natural gas. 80% of the gigantic world requirement, energy requirement, is made by fossil fuels. And the burning of the fossil fuels emanate carbon dioxide, everybody knows. So is there any way forward to mitigate the climate change, to tap or that reduce the carbon footprint? Definitely we have to go for the green energy, definitely we have to go to the renewable energy. But if we look into, in the last few decades, there have been lot of effort into the hydrogen, hydro, solar, wind, geothermal, even ocean currents, tidal waves, EVs, batteries on wheels, waste to energy, but till date there has not been any renaissance and any breakthrough. So again the challenge lies before you, how you will be able to make a breakthrough into the green energy and the renewable energy sector, so that we can keep aside usage of the fossil fuels. If we have not been able to make that renaissance, another opportunity lies that if we have to depend on the fossil fuels which emanates carbon dioxide, why don't you exercise, why don't you enhance our carbon capture, utilization and sequestration experiments? Is it the only way of innovation? By hydration, absorption to capture the carbon from the static sources? It can be a processing unit, it can be a household, it can be some sort of factory, or from the dynamic sources, it can be transportation. So you have to think innovative way how efficiently you will be able to capture that carbon. But if you capture the carbon, your question, next question will be, what we will do by capturing the carbon? You have to think again in innovative way, is it possible to convert that captured carbon into some usable products or process, whether that chemical reaction, some sort of agent, catalytic agent you can add, so that you can fast rate and large volume convert that captured carbon dioxide into either methanol or its derivative. That can be utilized for some sort of agrochemicals or paints or many other things, or can be converted into carbonates that can be utilized for drugs, that can be utilized for water softening, cement, even many other purposes. So we have to look into what are the innovative ways, even if we capture the carbon dioxide, that can be converted into usable products. So that's what that innovation comes into picture. So like that, several strategies, several processes, several things exist. Only we need to understand all those things. And the present day, wherever we are living, the site-specific understanding is very, very important. Every site has specific problem. The people living into this region, they have to think in innovative way, what are the best approach we can understand the site-specific. So in that site-specific research is one thing, and the science society link is very, very important. And if we can link this science society, we'll be able to build the technology. That technology people are aspiring into this region. In this region, they are desperately looking for the development of some of the early warning system. They are desperately looking that how they'll be getting their villages to be connected with the main city. Is it possible this way, that way? So many other things. So those things have to be inculcated into the mind of the young people, researcher, and definitely we understand by reading something, and that will be enhanced further by doing extensive research. And when entrepreneurs come, when the startup people come, definitely it will be converted into the gain knowledge can be converted into usable products and process, and that definitely will help for the socio-economic growth of any country, including our new state, Uttarakhand. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. सर ने बहुत अच्छे शब्दों में जो है आपको उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के महत्व के बारे में, जियोलॉजी, टोपोग्राफी के बारे में, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और इनोवेशन के बारे में, और आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बताया. तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक हमारा नेशनल साइंस डे हमारा आ रहा है, तो एक 2 मिनट की वीडियो DST से है, तो उसको हम एक प्ले करना चाहेंगे. The genius, his invention,
a boon to mankind. The Raman Effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksit Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in Science, Basic Sciences, New Technology including AI machine learning, Science with Fun, Mission Life, Science for Sustainable Development Goals, Live Streaming, STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science, a salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. थैंक यू वेरी मच. सो अब मैं जो है अपने महानिदेशक महोदय डॉक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए बुलाना चाहूँगा. Professor S.P. Singh Sahab, see, these two gentlemen who are sitting there, they are luminaries in their own respective fields, those who have contributed enormously, more than 4 decades of service to humanity. Service to science is service to humanity. और इसलिए आप आए और नासी का आप दोनों का, प्रोफेसर कलाचंद सिंह साहब का और प्रोफेसर एस.पी. सिंह साहब का लेक्चर आपने सुना. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि नेशनल साइंस डे अभी होगा, और ये जो इस बार की थीम है ये आप ही सबके लिए है, विकसित भारत. कौन विकसित भारत में नहीं रहना चाहता? जिस भारतवर्ष को और जिस यूनिवर्सिटीज़ को प्रोफेसर सिंह साहब ने कहा, या रोतेला साहब कह रहे थे अपने समय में, एक ऐसा समय जिसमें कंप्यूटर्स आपके वहाँ नहीं है, लेबॉरेटरीज़ में, दुनिया भर में इतनी आपके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं. आप एक इस युग में बात कर रहे हैं जिसमें हमारे वहाँ क्वांटम में इनोवेटर्स में, ये मनन यहाँ बैठे हुए हैं, आपके साथ बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम रेडीनेस, क्वांटम प्रिपेयर्डनेस, क्वांटम सुप्रीमेसी. दुनिया में पूरी बात हो रही है. आज ये कितनी बड़ी बात है कि भारतवर्ष में हम इसकी बात कर रहे हैं और ये यंग एंटरप्रेन्योर यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो ये विकसित भारत को दर्शाता है. ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. इसीलिए ये 28 फरवरी को, और जो ये सैल्यूटेशंस टू दैट बिग मैन, उस ज़माने में पहले एशियन इंडियन, और उसमें आके और रिमन इफेक्ट के बारे में आपने नोबेल तो आपको मिला ही, लेकिन एक भारतीय मनीषा की मेधा की दुनिया में उसको लहराना बड़ी बात थी. तो इसके लिए आप इसके हिस्सेदार बने हैं और इस इनोवेशन से जुड़े हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. इन 3 दिनों में आपको बहुत सी चीज़ें, जानकारियाँ मिलेंगी. और 28 तारीख को जिस समय यहाँ पर बहुत से इनोवेटर्स हैं, और जो हमारा अभी विज्ञान का सम्मेलन हुआ था 8 और 9 तारीख का, तो उसके बहुत से अवॉर्डीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग सम्मानित करेंगे. यहाँ रावत साहब हैं, हमारे यूकॉस्ट की पूरा परिवार हैं, उनियाल जी हैं, और देखिए IIT से हमारे डीन साहब आए हैं. मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं. और मेरे दोस्त वाइस चांसलर धर्मबुद्धि साहब उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के, इनके इतने खुद अपने आप में पेटेंट्स हैं, इतने इनोवेशंस आपके हैं. तो ये मौका देता है कि जिसमें आप लोग बात करते हैं, बकाया कुछ नहीं. एक तो हमको इनोवेशन में ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है कि हम अपनी बात को इस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में करें, क्योंकि ये भी बड़ा इनोवेशन है कि इतना हम ठीक तरह से बात को कर पाएँ जो इफ़ेक्टिव भी हो और जिससे आगे को हमारे पास रोड हेड हो. मौर्य साहब हमारे आए. देखिए, अब हमारा जो ये फाउंडेशन का इस समय काम है, ये मैं 2-3 चीज़ें बता के अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि क्विकली आई विल जस्ट कंक्लूड इन 2-3 मिनट्स टाइम.
हम इस समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो हमारा ये साइंस सेंटर है, आप सभी लोगों का, क्योंकि यहाँ ज्योति भी, प्रोफेसर ज्योति भी बैठी हुई है, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं देखिए, एक तो ये जैसा हमारा ये रीजनल साइंस सेंटर है, उद्देश्य हमारा यह है कि यहाँ इनोवेशन की भी बात हो, एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात हो, साइंस की बात हो, एग्जिबिट्स की बात हो, हैंड्स ऑन की बात हो, हम बात तो करें, लेट अस टॉक साइंस, लेट अस टॉक टेक्नोलॉजी, लेट अस टॉक एंटरप्रेन्योरशिप, लेट अस टॉक इनोवेशन। नए भारत के लिए दुनिया के एक ऐसा राष्ट्र जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी उन्नत हो, उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के वाइब्रेंट सेंटर हों, और ये भवनों में ही नहीं रह जाएं, लोग हों, आत्मा इसमें जाए। वो आत्मा इसी तरह से आएगी जिसमें लोग बैठ के बात करेंगे। तो हमने ये यहाँ का जिस तरह का है, आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों से राज्य के आप आए हैं, 13 जनपदों में हम इसी तरह के विज्ञान केंद्र बनाने जा रहे हैं। ये पहली बड़ी बात है, ये पूरे के पूरे 13 जनपदों में ये होने जा रहा है, राज्य सरकार की पहल है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक चीज़ और करने जा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सब इनोवेशन का हिस्सा है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ डीन साहब, कि हम लोग हमारे पास साइंस है तो वहाँ लेबॉरेटरीज़ नहीं है, लेबॉरेटरीज़ हैं तो लैब असिस्टेंट नहीं है, लैब असिस्टेंट हैं तो रेजेंट नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो हम पहली बार इस तरह की आप बाहर देखेंगे कि एक वहाँ अगस्त्या फाउंडेशन की एक वैन लगी हुई है, ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इस तरह की। लेट अस एक्सप्लोर, आप जाएंगे अंदर से, उसमें कई एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें जुआलॉजी करिए, बॉटनी करिए, मैथमेटिक्स की करिए, फिजिक्स करिए, केमिस्ट्री करिए, टेलीस्कोप करिए। तो ये इस तरह के आप, ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं, ये इनोवेशन है। लैब्स ऑन व्हील मूव करेगा तो पूरे के पूरे कोने कोने में, माणा में भी जाएगी, मुंशियारी में भी जाएगी, उत्तरकाशी में जाएगी, हरिद्वार, देहरादून। तो ये एक हो गया। इसी तरह से लैब्स इन बॉक्सेस हो गए हैं कि आप नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर नहीं है तो ले जाओ, काम करो, दीज आर इनोवेशंस, वी गॉट टू लिव विद दिस। तो ये हम 13 जनपदों में करने जा रहे हैं, और धन्यवाद दीजिए राज्य सरकार का कि 4 जनपदों की उन्होंने अभी 4 दिन पहले कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया। ये नंबर 2 है, ये बड़ी चीज़ हो रही है। नंबर 3, हमारे लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लिए स्टेम बहुत आवश्यक है जिस युग समय में हम रह रहे हैं। और जो इसमें नेशनल थीम भी आया था कि साइंस फॉर विमेन, साइंस फॉर गर्ल्स, वो कब तक उसमें रहेंगी कि हम मान के चलेंगे कि पहाड़ में भी अगर वहाँ गर्ल चाइल्ड हमारा है, हम कहते हैं कि अच्छा लेबॉरेटरी में ये नहीं लड़का चला जाएगा, वो वहीं रहेगी, आर्ट्स को दीजिए, हो सकता है। और आपने तो दुनिया के बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देखे हैं, बेस्ट ऑफ मूवीज़ देखी हैं, जो नासा का जो पूरा का पूरा हुआ है, अपोलो का हुआ है, उसके पीछे कौन महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल किया है। तो हम स्टेम को बढ़ावा देने के लिए 95 ब्लॉक्स में यूकॉस्ट अपने स्टेम के सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहा है। 42 का काम हो गया है, 31 मार्च तक हो जाएंगे 42 ब्लॉक्स में। उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एआई हमारा, एआई प्रिपेयर्डनेस की हम लोग बात कर रहे हैं इस समय में, ज़माने में। सर अगर एआई नहीं हमने तैयार करवाई, हम कहते रहे कुछ भी कि वो इनऑर्गेनिक है, किस तरह से होगा, क्या वो ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस को किस तरह से बातचीत होगी, लेकिन हमको प्रिपेयर्डनेस चाहिए। जब पूरी दुनिया में हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, जब हम आज पूरी दुनिया में एक जिस हिसाब से एआई के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तो हमने एक एआई की लैब बनाई है, इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम डेवलप करें और उनमें हमारे पास रहे ये एआई की प्रिपेयर्डनेस। इसी तरह से जो मैं आपसे कह रहा था कि एआई के लिए हम 7 तारीख को महिला दिवस है, 8 तारीख को महिला दिवस होता है। आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप बहुत खुश हो गए, आपको उसमें आना है। मैं एक इस बात को, और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं ऑन 7th। 8 को तो शिवरात्रि, और महाशिवरात्रि का जैसा आनंद कहाँ आएगा, क्योंकि महाशिव जो हैं वो तो विजडम के, प्रूडेंस के, इंटेलेक्ट के वो महागुरु हैं, उन्हीं से इट इज़ शिवास कॉस्मिक डांस कापरा कहते रहे हैं। तो हम 7 तारीख को महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं, और उस दिन हम एआई फॉर विमेन, एआई फॉर गर्ल्स, एआई प्रिपेयर्डनेस फॉर उत्तराखंड को लॉन्च करने जा रहे हैं, हैविंग 10,000 विमेन डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। ये इनोवेशन है जिसकी तरफ हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सब लोग इसका हिस्सा बने। और आज ही अभी यहाँ निखिल कहीं बैठे हैं, यस देयर ही इज, निखिल से हमारी बात हुई है, और इसी तरह से IBM
इसमें हमारा पार्टनरिंग करने जा रहा है, तो हम इसको करने जा रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूँ सभी यूनिवर्सिटी, सभी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, ये कोई हमारा ही नहीं है, सब लोग मिल के करें, बड़ी बात होने जा रही है। तो एक हम इस चीज़ के लिए भी जाएँ। इसी तरह से क्वांटम जो मैं कह रहा हूँ, अभी हम उसको फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, बट वी विल गोइंग फॉर ऑल ऑफ दैट। हमारे पास बहुत से इसमें, क्योंकि चाहे द्विवेदी साहब बात करेंगे, अब IITs के साथ, तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ जिन हम अलग अलग कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, वी वांट टू इस्टेब्लिश, एक हम STI की पॉलिसी आ रही है, राज्य में पहली बार STI की पॉलिसी आ रही है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की पॉलिसी। उसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे जितने इंस्टीट्यूशन, अब आपके राज्य में IIT है, आपके राज्य में IIM है, आपके राज्य में एम्स है, आपके राज्य में NIT है, आपके राज्य में 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके राज्य में अबाउट 140 कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके राज्य में 450 ITIs पॉलिटेक्निक्स हैं। सोचो कितना बड़ा है। तो क्या हम नॉलेज कॉरिडोर्स नहीं बना सकते हैं? क्या हम नॉलेज इकोनॉमी का रास्ता नहीं तय कर सकते हैं, जिसकी तरफ बात हो रही है? क्या हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को जो यहाँ की है उसको कौन करेगा? सुनने में अच्छा लगता है, लेट अस डू हैंड्स ऑन। इसको करने के लिए जो आज आप बाहर यहाँ देखेंगे पूरे के पूरे कि क्या प्रयोग हो सकते हैं, जो आइडिया है, IPR की बात करिए, जितनी जो भी चीज़ें हैं, जो नए आइडियाज़ हैं, हम उसको बात करें। हम लोगों ने इस समय अभी उत्तराखंड के कोने कोने में IPR के जो हमारे सेंटर्स हैं वो स्थापित कर दिए हैं। 30 हमने इस बीच में दे दिए। हिमांशु यहाँ हैं, हिमांशु नहीं है, IPR देखता हूँ हमारे वहाँ से। हमने राज्य के कोने कोने में, तो आप अपने संस्थानों में कहीं पर भी हों या जितने हेड्स हैं, आप बात करिए ना, वहाँ कहिए कि हमारा IPR कहाँ है सेंटर, यहाँ नहीं है तो कनेक्ट विद अस, देयर वी आर। लेकिन कोई भी आइडिया इस विकसित भारत के लिए, ये तो मान के चलिए बस कि इस देश को नंबर 1 बनाना है। अमृत काल का समय है, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। आपकी करेंसी इतनी ताकतवर हो, आप इतने ताकतवर हो कि वाली हालत न देखनी पड़े कि जैसे किस कंप्यूटर के लिए जो वाला होता था कि इंपोर्ट करना है एक XP के लिए उस ज़माने में, और एक 80 के लिए, कि किस तरह की हालत थी, किस तरह के लाइसेंस रास्ते। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम विकसित भारत के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ अपनी विकसित करें। और एक बात और, हम जो देश हैं, आखिरी बात, हम फॉर मिलीनिया ऑल टुगेदर, नॉट ओनली वी वर रिच in terms of so many practices otherwise, but we were also rich in terms of science and technologies too. यही देश है जो आज से 3,500 साल पहले कह रहा है, ऋग्वेद अगर आप करें, क्योंकि कुछ ऐसा मान लिया गया कि अगर आप इसकी बात करेंगे तो आपको बड़ा दकियानुसी और पिछड़ा हुआ माना जाएगा। लेकिन यही देश है जिसने आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, हम लोगों ने अपना यहाँ पर सूत्र वाक्य रखा है UCOST में। Let the noble thoughts, let the scientific thoughts, let the logical thoughts come from all sides, all direction, from everywhere. ये तब की बात हो रही है। क्वांटम ऑफ रेडीनेस की बात कर रहे हैं, इंटेंगलमेंट की, मेटावर्स की बात चल रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट इट। आज से नहीं, फॉर मिलीनिया ऑल टुगेदर। जो उसमें से, हाँ, जो साइंटिफिक एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड साइंस है, दैट वी गॉट टू पिक अप, निकालें, बात करें, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी एविडेंस बेस्ड, जिसकी हम बात करें, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे ज्योतिष की हो, चाहे और किसी चीज़ की भी हो। अब उसकी आर्किटेक्चर की बात करें, मेटलर्जी की बात करें, दीज ऑल हैव बीन देयर सिंस टाइम इममेमोरियल। समय है, क्योंकि DNA आप में वही है, उन्हीं ऋषियों का है, और जो ऋषि वही साइंटिस्ट थे, वही सेंट्स थे जो लेके आगे चले हैं। उसको निकाल के रखिए और गर्व की अनुभूति करिए कि आप यहाँ पैदा हुए हैं। इस बात की गर्व होना चाहिए, और ये बना के कि यस यू कैन, यस वी कैन, यस आई कैन, दिस इज़ द मंत्रा जिससे लेके ये विकसित भारत बनने जा रहा है। और हम लोगों वाला तो सर, ये वाला तो हम लोग तो पिछले मिलेनियम के हैं, 20th सेंचुरी के। ये जो बैठे हुए हैं 21st सेंचुरी के, जब ये आगे को जाएंगे ये कहेंगे यस वी आर नंबर वन इंडिया। ऐसा हो सकता है ना? यस वी कैन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए। और सर जो है वास्तव में जो है उत्तराखंड राज्य के जो है विज्ञान पुरोधा हैं, और सर की वजह से ही आज जो है पूरा लैब ऑन व्हील, साइंस ऑन व्हील, साइंस कॉरिडोर, STI पॉलिसी की बात हो रही है या स्टेम लैब्स की बात हो रही है पूरे उत्तराखंड में। तो सर को वेरी वेरी थैंक यू एंड गुड लक।
ओके फिर 30 सेकेंड एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग कहीं एक गड़बड़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक ड्रग फ्री उत्तराखंड बड़ा महत्वपूर्ण है। और हर स्थान पे, हर पॉइंट पे मुझे लगता है कि ड्रग फ्री। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ शुरू किया है कि से यस टू लाइफ, yes to science, yes to technology, yes to innovation, and no to drugs. No to drugs, big no to drugs, please. ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये शायद हम यहाँ का, मुझे लगता है अपने आप में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में इसको कर पाएँ। इसका भी आज यहाँ एक विशेष सत्र होना है और हम वी विल टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि हम लोग थोड़ा टाइम से डिले चल रहे हैं, तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर जीएस रावत सर को इनवाइट करूंगा। सर जो है एमरिटस साइंटिस्ट हैं यूकॉस्ट में, और सर आप थोड़ा समराइज करके वोट ऑफ थैंक्स किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोशी। सम अप करना तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि डेफिनेटली जैसा कि हमारे नासिक के 2 प्लेनरी स्पीकर्स ने कहा था कि इनोवेशन कैन बी डन इन एवरीडे लाइफ। कहीं पे भी आप समझते ही हैं कि हमारा देश जो है शुरू से ही एक जुगाड़ कल्चर, जुगाड़ एक ऐसा वर्ड आप सभी समझते हैं कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, मोर लाइक जो आम भाषा में जिसको जुगाड़ बोलते हैं, दैट कैन लीड टू ग्रेट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। मैं खुद अपने रिसर्च के फील्ड में अक्सर जब मैं घने जंगलों में जाता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि जहाँ पे लीचेज बहुत होती हैं, जहाँ पे जौंक होती हैं, ऐसे जंगलों में जाके मुझे अक्सर लगता है कि काश मेरे पास कोई ऐसा रोबो होता जो कि पेड़ों के गर्थ नापने में या डेंस मार्शी एरिया में जाने में मुझे हेल्प करता, या मेजरमेंट देने में हेल्प करता। तो ऐसे सिंपल सिंपल आइडियाज़ डेली सबके उसमें आते हैं। जैसा कि रौतेला साहब ने कहा था कि जो इनोवेशन और साइंस में बिलीव करते हैं उनके पास एक डायरी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो कि ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ों को नोट करके उसके डेली साइंस के बारे में डेली ऑब्जर्वेशन करके कुछ कुछ नए चीज़ें अगर आप लाने के लिए अगर उत्सुक हो तो वी कैन से दैट यू विल बी ग्रेट इनोवेटर्स। और मैं ज़्यादा न कह के, क्योंकि डॉक्टर जोशी ने कहा है कि मुझे वोट ऑफ थैंक्स कहना है, तो आज के इस इनोवेशन फेस्टिवल 2024 के अवसर पर ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर जनरल यूकॉस्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, it's my pleasant duty to thank the 2 distinguished speakers here, नासिक के जो स्पीकर्स हैं प्रोफेसर एस.पी. सिंह जो कि चीफ गेस्ट भी हमारे, उनको, और प्रोफेसर कलाचंद साइन जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दे gave really thought provoking lectures and I hope our students have benefited from that. And I must thank Shri G.S. Rotela, advisor of the Science City of Dehradun, प्रोफेसर दुर्गेश पंजी जो कि इस पूरे एरिया उस साइंस सिटी के और यूकॉस्ट के डायरेक्टर जनरल हैं, फॉर हिज इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। डॉक्टर डी.पी. उनियाल जी जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे यूकॉस्ट में, and our distinguished guest here, Professor Sharma, Vice Chancellor, Uttaranchal University, Professor Akshay Dwivedi, Dean IIT Roorkee, Dr. Nitin Maurya, Head NIF UK, and several innovators and the companies and startup के जो leaders हैं जो यहाँ पर आए हैं, participants from different places, and most importantly students from 3 institutions, Dolphin Institute, then HTIT and Tulaz Institute. Thank you, Bacho. You have come here and I hope you will learn from today's event and you will visit this place again and become great innovators in your life. And I will fail in my duties if I don't thank all the staff members of UCOST and Regional Science Center here, friends from media and press, and people who are arranging food and tea and the AV here, and all others directly or indirectly who are associated with this program. With this, I thank you all very much. I think you are not here. Since we are going to break for tea now,
But I request all the students be back here in 15 minutes. We will have a session with experts on startups and innovations. Okay? नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं, और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं, और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार।